करते हैं ना पढ़ना। देखो आज जो हमारा है, आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। कब से कब तक था? देखो तो 240 से 550 ईस्वी तक, दोनों ईस्वी का, ठीक है ना। ये सब पूर्व को नहीं कहा, हमारा दोनों है, दोनों ईस्वी का है। इसमें हम लोग आज पूरा अध्ययन करेंगे कौन कौन राजा थे, कब से कब को उन्होंने शासनकाल किया, ठीक है ना। कौन उनके प्रमुख राजा थे। जो प्रमुख, देखो जब हम इतिहास में नहीं लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें केवल प्रमुख राजा को नोट्स बनाते हैं जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। बाकी शासन तो बहुत लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो गुप्त काल जो हमारा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, गुप्त बेटा वंश की स्थापना है, जो गुप्त वंश की स्थापना है, ध्यान रखना, गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त प्रथम ने। तो किसने प्रयास किया? तो श्रीगुप्त प्रथम ने किया, ठीक है ना। परंतु जो गुप्त वंश का जो श्रीगुप्त थे वो अधीनस्थ राजा थे, मतलब किसी के अधीन शासन करते थे, मतलब वो स्वतंत्र राजा नहीं थे। इसीलिए आगे हम पढ़ते चलेंगे, बताते चलेंगे, ठीक है ना। देखो श्रीगुप्त कब से कब तक थे? तो ये लगभग 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में थे, ठीक है ना। उसके बाद कौन आते हैं? इनके पुत्र घटोत्कच। कब से कब तक होते? तो लगभग 290 से 319 बेटा। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये कब से कब तक होते हैं? देखो 319 से 335 भी, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक का? तो 335 से 375। उसके बाद आते हैं एक शासक थे रामगुप्त। इनका कब शासनकाल का? 375 ईस्वी में, मतलब ज़्यादा दीर्घ शासन नहीं था। उसके बाद कौन आते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ठीक है ना। कब से कब तक? तो 75 से 415। फिर बेटा उसके बाद राजा आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। इनका कब से कब तक? तो 415 से 455। उसके बाद आते हैं राजा थे, उनका नाम है स्कंदगुप्त, है ना। शासनकाल कब से कब? तो 455 से 467 ईस्वी तक था। उसके बाद आते हैं पुरुगुप्त। कौन हमारे को आते हैं? पुरुगुप्त आते हैं। इनका था 67 से 73। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय। इनका था 73 से 76, 400, ठीक है ना। फिर आते हैं बुद्धगुप्त। इनका था 476 से 495। फिर आते हैं नरसिंह बालादित्य। इनका था 495 से 530। फिर आते हैं कुमारगुप्त तृतीय। इनका था 530 से 540। फिर लास्ट में आ जाते हैं विष्णुगुप्त। इनका था 540 से 550। तो ये क्या थे? ये थे जो राजा थे। किसमें राजा थे? तो गुप्त साम्राज्य में। कौन कौन था? तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है ना। ये उनके राजा जिन्होंने क्या किया है? लगातार शासन किया है। अब इनमें से हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने क्या किया देश के लिए? ज़्यादा काम किया है और ज़्यादा देश को देकर गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, तो गुप्त साम्राज्य की जो हमारा है ये कहाँ का था? ध्यान रखना, तो ये प्राचीन भारत का साम्राज्य था, गौर करना, जिसने लगभग कहाँ किया? तो संपूर्ण भारत पर शासन किया था, ठीक है ना। इतिहासकार जो हमारे हैं, इनके शासनकाल को क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखना, जो था किसका? गुप्त साम्राज्य था, इसको क्या कहा था? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखना, पूरे मतलब अब तक जितने राजा हुए हैं उसमें क्या था? जो गुप्त काल है, जो गुप्त वंश का पूरा शासनकाल था, इसको क्या कहते हैं? तुम लोग कहते हैं स्वर्ण काल कहते हैं। अगली बात गौर करना, तो मौर्य काल के बाद देखो, ध्यान रखना, तो मौर्य काल के बाद जो हमारे राजा का शासनकाल तो हुआ ही हुआ, ठीक है ना। परंतु उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ कि 3 उसमें नए राजवंश आए, काफ़ी समय बाद, विदेशी आक्रमण के बाद। कौन कौन थे? देखो भारत में एक था नागशक्ति, ठीक है ना, ये मध्य भारत में थे। दक्षिण में कौन थे? तो वकाटक था। और पूर्व में कौन थे? मैं थे तो गुप्त वंश प्रमुख थे, ठीक है ना। मौर्य वंश के बाद काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ कि कोई बड़ा साम्राज्य बन के उभरा। क्या वो कोई शासन हमारा बड़ा साम्राज्य बन के उभरा? इसमें क्या हमारा था? तो वो गुप्त काल था। ध्यान रखना, श्रेय गुप्त किसको आता है? तो ये गुप्त वंश को जाता है। जो मौर्य वंश के पतन के पश्चात जितना सब एकत्रित नहीं था, सब मतलब सब एक छत्र नहीं था, वो सब बढ़ गया था ना, छोटे छोटे राजा बन गए थे। तो जब गुप्त वंश लगा, सबको क्या किया? सभी राजाओं को सबको क्या किया? जीत कर इकट्ठा कर लिया, मतलब पूरा सभी के एक के अधीन हो गया लगभग। तो वे क्या कराते? इसीलिए गुप्त साम्राज्य हमारा क्या है? स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे ध्यान रखना, तो इसमें एक हमारे शांति का नाम क्या है? A.S. अल्टेकर। उन्होंने बताया है कि गुप्त मूल रूप से क्या थे? तो वैश्य थे। गुप्त मूल रूप से क्या थे? तो वैश्य थे।
क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु पुराण, इसके सदस्यों में गुप्त को क्या कहा गया, तो वैश्य वर्ण का उपनाम लिखते हैं। जो वैश्य होते वही क्या लिखते थे, गुप्त लिखते थे, ठीक है ना। तो आजकल से गुप्ता लिखते हैं, लिखते हैं, हाँ ना, गुप्ता जो वैसे में आते हैं, तो ये भी कैसे में हमारे आते, तो गुप्त भी ये भी वैश्य में आते थे। किसने बताया है, तो ये A.S. अल्टेकर ने कहाँ के साथ से बताया है, तो विष्णु पुराण के साथ से बताया है कि जो गुप्त वंश के जो राजा थे वो किस वंश से थे, तो वो वैश्य जाति से थे। किससे थे, तो गौर करना, तो वो वैश्य से थे, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य कहाँ से निकला, कहाँ से प्रारंभ हुआ, देखना, तो इसका उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कहाँ से हुआ था, कौशाम्बी से हुआ, ठीक है ना। अगर बात करें जो गुप्त साम्राज्य के सबसे प्राचीनतम राजा थे, उनका नाम क्या है, तो श्रीगुप्त। उनका नाम क्या है हमारा, श्रीगुप्त था। ये ध्यान रखना, क्या सबसे पहले राजा कौन थे, तो श्रीगुप्त था, ध्यान रखना, है ना। ये कहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये प्रभावती, ध्यान रखना, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपात अभिलेख से इन्हें किसकी मिलती है, तो आदिराज कहकर संबोधित किया गया। किसको, तो कहना, तो पूना ताम्रपात अभिलेख से, ठीक है ना। प्रभावती के क्या मिलता, श्रीगुप्त को क्या कहा गया, तो आदिराज कहा गया। क्या कहा गया, इनको कहा गया, तो आदिराज कहा गया। इसको ध्यान रखना, आगे और करेंगे। पुराणों में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त कहाँ से कहाँ तक था, गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या और मगध में फैला था। ये आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य है, मतलब काफ़ी कम में था, ठीक है ना। उसके बाद श्रीगुप्त के समय महाराजा की उपाधि सामंतों ने प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त के किसी अधीन राजा के तले क्या करते थे, वो शासन करते थे। मतलब वो एक स्वतंत्र राजा नहीं थे, वो किसी अधीन थे, मतलब कोई उनके ऊपर भी राजा हुआ करता था। बात सुन रहे हैं कि नहीं, किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। और अगर हम देखेंगे श्रीगुप्त के बारे में, एक राजाओं के बारे में देखना, तो श्रीगुप्त या इनको, है ना, देखना, तो ये क्या थे, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। कब से कब तक काल था इनका, 240-280। इनको किसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी, तो महाराजा की उपाधि इनको दी गई थी। किसको दी गई थी, तो श्रीगुप्त को, जो क्या थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे, पहले राजा थे। कब से कब तक थे, तो 240 से 280 ईस्वी तक, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान रखना। तो उनके बाद उनके पुत्र आते हैं, इनका नाम है घटोत्कच। कौन हमारे आते हैं, तो घटोत्कच। घटोत्कच गद्दी पर कब बैठा, गौर करना, तो 280 ईस्वी में। और कब तक लगभग शासन किया, तो 320 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है ना। इसमें एक ध्यान रखना, तो प्रभावती के, है ना, हमारा कौन सा देखेंगे, गौर करेंगे, तो पूना और रिद्धिपुर ताम्रपात अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। क्या बताया गया इसको, प्रथम राजा बताता है, ठीक है ना। लेकिन इनका जो साम्राज्य कहाँ तक था, तो वो केवल मगध के आसपास तक ही सीमित था। किसका, तो घटोत्कच का। देखो ये जो प्रभावती का हमारा था, पूना एवं रिद्धिपुर ताम्रपात अभिलेख है, उसमें क्या बताया घटोत्कच को, उसमें घटोत्कच को गुप्त काल का प्रथम राजा बताया गया है, ठीक है ना। और जो घटोत्कच थी, इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक केवल था, तो मगध तक ही फैला था, मतलब मगध के आसपास क्षेत्र में ही केवल फैला हुआ था। इसके बाद जो राजा आते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। उनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम। कब से कब तक, तो 320 से 330 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये व्यक्ति जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी है। इन्होंने क्या किया है, बहुत सी लड़ाई लड़ी है। मतलब गुप्त साम्राज्य को जान लो कि समृद्धि दिलाने वाले पहले राजा थे, वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ध्यान रखना, है ना। चंद्रगुप्त क्या थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो महाराजा रिद्धराज, मतलब राजाओं का राजा। क्या मतलब होता है, महाराज मतलब होता है राजाओं का राजा, ठीक है ना। उन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी, किससे, कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे गुप्त साम्राज्य की क्या हुई थी, उन्नति शुरू हुई थी, ठीक है ना। महरौली, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। महरौली लेह स्तंभ शिलालेख में उनके व्यापक विजयों को क्या है, उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना, तो जो गुप्त वंश का इनके जब राज्य से अभिषेक हुआ, किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है ना। तो उसके बाद ये माना जाता है कि गुप्त वंश यहीं से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ से। जब इनका क्या हुआ, तो राज्यभिषेक हुआ, तो क्या माना जाता है कि तभी से क्या हुआ, हमारा गुप्त वंश प्रारंभ हुआ। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम को रियल में क्या माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ध्यान रखना, तो क्या होता है, मैंने
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बनाया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को बनाया जाता है। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? हमने बता दिया है, महाराज राज के। किससे विवाह किया था? तो कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है ना। इन्होंने एक नए संवत को प्रारंभ किया कब? 319 से 320 ईस्वी में। कौन सा हमारा था? तो गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो इन्हीं को, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सर्वप्रथम किसके? चांदी की मुद्राएं व राजराने प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के और श्री सिक्के भी चलाएं। मतलब कई अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। चंद्रगुप्त प्रथम का ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके बाद जो हमारे दूसरे राजा आते हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। उनका नाम क्या है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त फेमस राजा थे, ध्यान रखना। तो इन्हें क्या कहा था भारत का? तो नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो वो थे समुद्रगुप्त थे। कौन थे? तो वो समुद्रगुप्त। मतलब समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महानतम राजाओं में एक थे, ठीक है। गौर करना, आगे गौर करना। तो ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, कहाँ गौर करना? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में इनके सैन्य विजयों क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या बताया गया? देखो तो उत्तर भारत के शासकों के खिलाफ, दक्षिण भारत के खिलाफ समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान, उत्तर भारत के अन्य शासकों के खिलाफ एक और अभियान के बारे में क्या अच्छा जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है ना। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें गौर करना तो कि सैन्य उपलब्धियां उस स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर क्या है? शांतिप्रिय अशोक के शिलालेख हैं। क्या हमारे हैं? मतलब समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उस पर मतलब लिखित गई हैं जहां पर क्या थे? अशोक के शिलालेख हैं। मतलब अशोक के शिलालेख में भी क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। मतलब इतने महानतम राजा थे कि उनके शिलालेख में जो खाली थे उसमें भी इनका क्या किया गया? पूर्तिया इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। गौर करना, आगे बात करेंगे तो सैन्य जीत के बाद अश्वमेध यज्ञ का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है ना। ये कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ के पुनर्स्थापक कौन थे? तो वो समुद्रगुप्त थे। इसीलिए बेटा अश्वमेध यज्ञ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात होती थी। क्यों? क्योंकि जिस जिस रास्ते घोड़ा जाएगा वहाँ का राजा अगर पकड़ लेगा और अधीनस्थ नहीं स्वीकार करेगा तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो ये मतलब इसीलिए कहा जाता है क्या? अश्वमेध के पुनर्स्थापक यज्ञ कौन थे? तो वो समुद्रगुप्त थे। आगे गौर करना थोड़ा सा, इस पर ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या किया था? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में राजनीतिक सबको एकीकृत करना। क्या था? राजनीतिक रूप में सबको एकीकृत करना। ये इनका क्या सबसे बड़ा काम था। इसके अलावा एक चीनी स्रोत बताता है कि श्रीलंका, कहाँ? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने का लिया, समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी। मतलब इतना बड़ा शासनकाल था कि जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए क्या किया था? इनसे आज्ञा मांगे थे कि भैया हमें आज्ञा दो, एक हम बौद्ध मंदिर वहाँ पर बनवाएंगे। उसके बाद ध्यान रखना तो समुद्रगुप्त को कई नामों से जाना जाता है। उनमें फेमस राज नाम क्या है? कविराज। क्योंकि इन्होंने क्या था? कविता लिखने में ये माहिर थे। कुछ सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए देखने को भी मिला है। किसको? समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के ऐसे चलाए जिनमें क्या, जिस पर इनकी फोटो किस पे कैसे थी? तो वीणा बजाते हुए थी। क्लियर नहीं? क्लियर है? हाँ, समझ में आया क्या ना यार? समुद्रगुप्त की कैसे सिक्के चलाए थे? जिसमें कुछ में ये वीणा बजाते हुए नजर आए थे, जिससे क्या मालूम चलता है कि इन्हें कविताओं लिखने का, कविताएं गाने का बहुत ही शौक था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात सब क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हो गई? आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो तो उन्होंने हर्षेण जैसे कवियों और विद्वानों का संरक्षण दिया है। किसको? देखो तो हर्षेण जैसे कवियों को, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना तो संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने का काम किसने किया है? तो श्रीगुप्त ने किया है। सॉरी समुद्रगुप्त ने किया है। समुद्रगुप्त कैसे धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इस विधान का, ठीक है ना। और गौर करना तो महान बौद्ध विद्वान कौन हमारे? तो वसुबंध का भी संरक्षण किया था। मतलब इन्होंने ये नहीं केवल वैष्णव धर्म के थे तो बुद्धों को इन्होंने मार दिया था, ऐसा नहीं था। इन्होंने बुद्धों को भी संरक्षण प्रदान किया था। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। आगे गौर करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनके बारे में ध्यान रखना। तो किसके पुत्र थे समुद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, ठीक है ना।
उनके कौन पुत्र थे तो समुद्रगुप्त। क्या बात गद्दी बैठे 335 ईस्वी में बैठे, ठीक है। रखना तो इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। आगे गौर करेंगे तो इन्होंने उत्तर भारत के कितने राजाओं को पराजित किया था तो 9 शासकों को पराजित किया था, और दक्षिण पथ के भी कितने तो 12 शासकों को पराजित किया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो तो, उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, ठीक है ना। लेकिन समुद्रगुप्त ने इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया। समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को भी पराजित किया और उनसे भी क्या वसूला था, कर वसूला था, ठीक है ना। लगभग देखा जाए तो भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग पूरे भारत पे शासन किया था। किसने तो समुद्रगुप्त ने। पूरा नहीं शासन किया लेकिन लगभग पूरे शासन काल इनका था, ठीक है ना। सभी को हरा करके, पर सभी को अपने राज्य में शामिल नहीं करते थे, ठीक है ना। उत्तर भारत को उन्होंने 9 राजा को हराया और दक्षिण भारत के 12 राजा को हराया, परंतु उनका जो क्षेत्र था नहीं था वो अपने में शामिल नहीं किया, क्योंकि इतना शासनकाल कौन देखेगा। आगे गौर करेंगे और ध्यान देना तो इनके द्वारा जो कवि हुआ करते थे, संगीतकार थे, उनको संरक्षण था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इनका चित्र सबको पता ही है। इनको कहा जाता था तो कविराज की उपाधि प्राप्त थी, क्या ना। किसके सेवक थे तो ये भगवान विष्णु के सेवक थे। वैष्णव में कहा ना विष्णु के था, किसके सेवक भक्त थे तो ये भगवान विष्णु के उपासक थे। हरसेठ जैसे समुद्रगुप्त के दरबार विद्वान था, इसको ध्यान रखना। जो हरसेठ थे इनके क्या थे, यहाँ के विद्वान थे। एक हमारे यहाँ है इलाहाबाद में, ठीक है ना। इलाहाबाद में स्थित हमारा एक है प्रयागी प्रशस्ति, ठीक है ना। कृष्णा किसने की थी तो हरसेठ ने की थी, ध्यान रखना। इसकी भाषा किसमें थी तो संस्कृत में थी। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु किसको, वशिबिंदु को भी क्या दिया था तो संरक्षण प्रदान किया था। आगे गौर करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, देखना तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम इनका नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। कब से कब शासनकाल था तो 380 से 415। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय और वैवाहिक संबंधों के जरिए क्या किया था, अपने सीमा का विस्तार किया। और इनकी राजधानी क्या थी तो पाटलिपुत्र। क्या राजधानी इनकी थी तो पाटलिपुत्र थी। आगे ध्यान रखना, उन्होंने अपने बेटी प्रभावती के विवाह किससे किया था तो वाकटक राजकुमार से किया, जो दक्कन के राज है ना राजभूमि में क्या था, शासन करता था। बताया नहीं, बताया गौतम बताया था कि जो दक्षिण भारत में किसका शासन चलता था तो वाकटक का चलता था। शुरुआत बताया नहीं, बताया कि 3 जगह चलता था। दक्षिण कौन चलता था, वाकटक का चलता था। उनसे उन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कर दिया, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि इनका दक्षिण में भी इनकी पकड़ मजबूत हो गई थी। आगे और करना तो बाद में जब वह पश्चिम भारत के क्या शक शासकों के खिलाफ है ना अपने अभियान की ओर बढ़ा तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। मतलब जब ये दक्षिण भारत के राजा से विवाह कर लिया ना तो इनके क्या हो गए, वैवाहिक संबंध हो गए। जब संबंध हो गए तो इनसे क्या हुआ, इनको वहाँ से और सहायता मिलने लगी। तो जब इन्होंने शकों पर आक्रमण किया तो इनको क्या हुआ, वहाँ पर इनको और समृद्धि मिली। बात क्लियर नहीं क्लियर है। आगे गौर करेंगे, ध्यान रखना तो ये पॉइंट ये है, देख इसमें गौर करना तो शकों को हरा करके, किसको, शकों को हरा करके मालवा गुजरात पर उन्होंने क्या प्राप्त की थी तो विजय प्राप्त की थी। आगे गौर करना तो 4 शताब्दियों तक शासन किया, किया तो 4 शताब्दियों तक। सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि मिली इनको, किसकी उपाधि में मिली तो सकारी और विक्रमादित्य को। ध्यान रखना, इनकी उपाधि कौन मिली है तो सकारी की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई है। इसमें एक पॉइंट वीडियो को दिखाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय दर्शाता है स्वर्ण सिक्का परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य को। मतलब ये बात किया जाए तो जो इन्होंने स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। क्या चलवाए थे तो सोने के सिक्के, ठीक है ना। आगे बात करना तो अरब सागर तक इनका क्या साम्राज्य पहुंच गया। पश्चिमी देशों के साथ क्या था, इनका व्यापार का मार्ग खुल गया। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया था तो उज्जैन राज्य को अपनी वाणिज्यिक राजधानी बनाया था, है ना। राजधानी किस क्या थी इनकी तो पाटलिपुत्र थी, है ना। और वाणिज्यिक राजधानी क्या थी तो इनकी। आगे गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उनके शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री कौन हमारे तो फायान क्या के भारत का दौरा किए थे। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है चीनी तीर्थयात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो
इन्होंने गंगा घाटी पर ब्राह्मणवाद की भूमि थी, ध्यान रखना। तो इनकी जो, हालांकि गंगा घाट पर क्या थी, इनकी ब्राह्मणवाद की भूमि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला साहित्य को भी संरक्षण दिया। उनके द्वारा, ध्यान रखना, दरबार में कालिदास जैसे कवि थे। एक ध्यान रखना, चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, ठीक है। ऐसे क्या थे, ये पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने ऐसा जारी किया था। एक बात ध्यान रखना, इनके यहाँ नवरत्न रहा करते थे। इनके यहाँ रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे। मतलब इनके दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति रहा करते थे, ध्यान रखना, तो जो कि क्या थे, बहुत ही अपने आप में ज्ञानी थे। अब इसके बारे में बताएंगे, ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय पता है कब से कब शासनकाल था, 380 415 लगभग, ठीक है ना। 380 क्या बैठे, राजगद्दी बैठे। किसके पुत्र थे, तो ये समुद्रगुप्त के थे। शकों को पराजित इन्होंने किया है ना। करने के बाद इन्होंने क्या की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये अगर पूछा जाए कभी कभार कि किसको हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, किसको हराने के बाद की थी, तो शकों को हराने के बाद इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे गौर करना, तो इनके शासनकाल में इनके यहाँ कवि रहा करते थे, कौन, कालिदास। कौन रहा करते थे, कालिदास। मतलब इनके यहाँ नवरत्न रहते थे, तो उस नवरत्न में कौन व्यक्ति थे, तो कालिदास थे। कालिदास को क्या कहा था, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा था कालिदास को, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने, ध्यान रखना, तो कौन कौन से, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमा, है ना, मालविका, अग्निमित्रम एवं अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की थी। मतलब कालिदास इनके यहाँ महान विद्वान थे जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी। अभी सब बता देंगे बाद में ना। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत एवं किसके शकुंतला का विवाह कथा है, ठीक है ना। दूसरी भारतीय पुस्तक जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, ध्यान रखना। तो अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसी किताब बेटा है जिसका कितनी भाषा में अनुवाद किया गया है, 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसको गौर करना, ठीक है ना। पंचतंत्र पुस्तक भी, है ना, संकलन काल किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में। कौन लिखा, पंडित विष्णु शर्मा। ध्यान रखना, पंचतंत्र कहानी बहुत फेमस है कि नहीं। वो किसने लिखा था, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा, ठीक है ना। और करना, तो गुप्त काल के महान ज्योतिष कौन थे, खगोल शास्त्री, तो वो थे वराह महिर। वराह महिर भी बहुत फेमस विद्वान थे। ये भी नवरत्नों में से एक थे। कौन थे, वराह महिर, ठीक है ना। गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार को कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको, दिनार कहा जाता था। किसको, सोने के सिक्कों को, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली में लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या दिल्ली महरौली में लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, कौन करवाया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। आगे गौर कर लेंगे थोड़ा से। गुप्तकालीन क्या था, धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना था, क्योंकि इसमें क्या, सोना चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे और करना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी थे। क्या था, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, उपाध्या, विक्रमांक और परम भागवत भी इनका नाम था। इसमें ध्यान रखने बात क्या है, इनके शासनकाल में चीन यात्री कौन, फाहियान भारत आया, बता चुका मैं। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से पुनः लौट गया था। अगर पूछा जाए फाहियान भारत कैसे आया था, तो स्थल मार्ग से आया, वापस कैसे गया था, तो जल मार्ग से वापस गया था। आगे गौर करेंगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ क्या बताए थे, नवरत्न रहा करते थे, है ना। दरबार में क्या इनके थे, 9 विद्वान थे। इनको हम लोग क्या कहते थे, नवरत्न कहते थे। नवरत्न में कौन कौन, देखो पहले नंबर पर हैं कालिदास, अमर सिंह, घटक पर, है ना, घटक पर धन्वंतरी, वराह महिर, वररुचि, बेताल भट्ट, शंकु, क्षणपड़क, चंद्रगुप्त के क्या थे, ये संधि विग्रह के वीरसेन सहायकता थे। मतलब ये इनके यहाँ के 9 महान विद्वान थे जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आप में माने रखते थे, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे हम लोग, ध्यान देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या, पाटलिपुत्र और क्या हमारा उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। मतलब यही इनकी राजधानी भी जो थी, है ना। आगे गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे जो हमारा है, तो वो हमारे हैं कुमारगुप्त। कौन हमारे हैं, कुमारगुप्त प्रथम, है ना। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, तो उत्तराधिकारी बने। ये कुमारगुप्त बेटा प्रथम है, ध्यान रखना। कौन है कुमारगुप्त, ये प्रथम। कुमारगुप्त इनके यहाँ 2-3 राजा थे, है ना। तो ये कुमारगुप्त प्रथम है, गौर करना, ठीक है ना। कुमारगुप्त प्रथम, ये भी लिखा भी है ना, कुमारगुप्त प्रथम
कार्तिकेय भगवान का उपासक था। किसका उपासक था? तो ये कार्तिकेय भगवान का उपासक था। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे गौर करें तो इनके समय में सिक्कों पर चलता है कि उन्होंने किसकी? तो महेंद्र आदित्य, अश्वमेघ महेंद्र जैसी उपाधियां धारण की थी। किसने? तो वो करेंगे तो कुमार गुप्त ने। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, की नींव रखी, जो बाद में शिक्षा के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। रखना तो पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? कौन रखा? तो कुमार गुप्त ने रखी थी। ठीक है ना? आगे गौर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान के। तो अगले हमारे जो राजा है उनका नाम है स्कंदगुप्त। कब से कब तक थे? तो 55 से 67। वह ये क्या थे? ये गुप्त के अंतिम महान शासक थे। ये क्या थे? गुप्त काल के अंतिम महान शासक थे। इन्होंने क्या किया था? तो हूणों के आक्रमण को विफल किया था। क्या इन्होंने किया था? तो हूणों के आक्रमण को विफल किया था और उनके आक्रमण से क्या किया? अपने साम्राज्य को बचाया था। किसने बचाया था? तो गौर करेंगे हमारे स्कंदगुप्त ने। ठीक है ना? आगे बात करना तो इनके बारे में भीतरी स्तंभ शिलालेख में कहाँ गौर करना? तो भीतरी स्तंभ शिलालेख में दिया गया। इसमें इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है। ध्यान रखना तो किसको? स्कंदगुप्त को। ठीक है ना? भीतरी स्तंभ शिलालेख में क्या इनको दी गई है? तो गौर करना है इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद कौन गद्दी बैठा? तो स्कंदगुप्त बैठा था, है ना? गौर करना तो स्कंदगुप्त गद्दी बैठते ही किसका आक्रमण हुआ था? तो हूणों का आक्रमण हुआ था। उसको क्या इन्होंने किया? सामना किया और उसको क्या इन्होंने? उनको हराया भी। स्कंदगुप्त के बारे में ध्यान रखना तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है तथा जूनागढ़ अभिलेख में इनको क्या कहा गया है? तो हूणों का मलेच्छ कहा गया है। मतलब हूणों को हराने वाला कहा गया है, हूणों को खदेड़ने वाला इनको बताया गया है। आगे बात करें तो गिरनार पर्वत पर स्थित कौन सी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है ना? ध्यान रखना, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य किसको सौंपा था? तो गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र, इसको ध्यान रखना, तो चक्रपालित को सौंपा था। इसको गौर करना। ठीक नहीं? मतलब इन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया तो, लेकिन इसका कार्यभार किसको सौंपा गया? तो गौर करना तो उसको दिया गया था, चक्रपालित को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? तो चक्रपालित को कहा गया था आप उसका पुनर्निर्धार कराइए। ठीक है ना? आगे गौर करें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था? तो चक्रपालित को एक कार्य सौंपा था। क्या सौंपा था? कि जाके सुदर्शन झील का क्या करो? पुनर्निर्माण करवाओ। आगे बात करेंगे तो चक्रपालित ने क्या किया? सुदर्शन झील के विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये ध्यान रखना, है ना? किसका? विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया सुदर्शन झील के पास? तो चक्रपालित ने। अरे स्कंदगुप्त के कहने पर किसने कराया था? तो चक्रपालित ने कराया। ठीक है ना? कहोम अभिलेख में इसकी उपाधियां किसके रूप में देखो दी गई है? तो शक्र आदित्य के रूप में दी गई है। ठीक है ना? कहाँ गौर करेंगे हम लोग? गौर कर लेंगे तो कहोम अभिलेख में। किसमें देखो दी गई है? तो कहोम अभिलेख में किसकी उपाधि दी गई? इसको तो शक्र आदित्य की इसको उपाधि दी गई है। ठीक है ना? इन्होंने हूणों का आक्रमण को बढ़ाया तो 458 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? इसको शासन काल में इसको शुरू में ही हराया था। यही क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है ना? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो विष्णुगुप्त था। ठीक है ना? चीनी यात्री कौन? सुंग यून छठी, है ना? 6वीं शताब्दी में भारत आया और क्या था? वो प्राचीन शतरंज खेल का बहुत लोकप्रिय था। ठीक है ना? क्या था? शतरंज खेल का बहुत ही वो लोकप्रिय था। आगे पॉइंट और गौर कर लेंगे हम लोग, ध्यान रखना। तो इसके बाद के राजा क्या देखें हम लोग? देखेंगे इसके बाद के राजा, मतलब स्कंदगुप्त के जो बाद के राजा हुए, मतलब उतने तेज तर्रार नहीं थे। ठीक है ना? हूणों को स्कंदगुप्त ने हरा तो दिया पर हूण माने नहीं, हूण वहाँ से माने नहीं। ठीक है ना? वो लगातार भारत पर इन पर आक्रमण करते रहे। ठीक है ना? इसके बाद को जो राजा आए वो हूणों बेचारे उनको हूणों से बचा ना पाए, ठीक साम्राज्य के अपने, और धीरे धीरे क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य का लगातार विलुप्त की ओर बढ़ता चला गया। तो वही क्या? स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कौन राजा बने? तो पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त जैसे गुप्त वंश के अन्य शासक हुए। वे हूणों के आक्रमण साम्राज्य को बचाने में क्या थे? सक्षम नहीं थे। और मालवा के उत्थान और लगातार हूणों के आक्रमण से क्या हुआ? इनके गुप्त वंश का पूरी तरह से लुप्त हो गया। ठीक है ना? मतलब स्कंदगुप्त के बाद कोई ऐसा दमदार राजा नहीं आया जो हूणों से मुकाबला कर सके, क्योंकि बेटा हूणों का काम था लूट मार करना। ठीक है ना? तो वो लगातार इन पर लूट मार के लिए अटैक करते रहे और इन पर लगातार अटैक करते उनके जो बाद के राजा थे स्कंदगुप्त के बाद के, वो अपने क्या साम्राज्य को बचा नहीं पाए और उनका साम्राज्य क्या हुआ? धीरे धीरे पूरा एकदम से नष्ट खत्म हो गया।
आगे गौर करेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो गुप्त कालीन बेटा जो हमारी थी क्या थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियाँ। ध्यान रखना कौन किसके लिए फेमस था, है ना, नवरत्नम। ध्यान रखना तो आर्यभट्ट जो इनके शासनकाल में थे वो क्या थे, आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखे थे। और वहीं वराहमिहिर कमेंट देखो करेंगे तो वराहमिहिर क्या लिखे तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और लघु संहिता। आगे देखेंगे तो भास्कराचार्य प्रथम क्या थे तो बृहद भास्कर, महाभास्कर या लघु भास्कर। अगला क्या तुम्हारे थे तो को ब्रह्मगुप्त क्या थे इसमें, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य। अगला गौर करेंगे तो भास्कराचार्य द्वितीय, इन्होंने क्या लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि। अगला थे एक वाग्भट्ट, इनका क्या था तो इष्टांग हृदय। एक थे इनके यहाँ पल्ल काणो, इनका क्या था तो हस्ती आयुर्वेद। ठीक है ना, मतलब ये इनके यहाँ के बहुत महान पुस्तकें हैं और ये उन पुस्तकों क्या हमारे हैं, विद्वान हैं जिन्होंने पुस्तकों को लिखा। ये किस काल का है तो गुप्त कालीन है। ठीक है ना, आगे हम लोग गौर करेंगे तो गुप्त कालीन के साहित्य एवं रचनाकार, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो एक किताब है ऋतुसंहार, किसने को लिखी थी, इसको लिखी है कालिदास ने। कुमार संभव किसने को लिखा तो कालिदास ने। अगला मलविघ्न अग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रत्नावली की किताब में लिखा तो हर्षवर्धन ने। और ये देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला स्वप्नवासवत्ता महाकवि भास, अमर कोश किसने को लिखा तो अमर सिंह ने। नीतसार का मंदक की किताब थी, योगाचार अत्संग और वसुबंध। और ये किरात अर्जुनियम भार्गव की थी। और ये दश कुमार चरित्र ये दंडिन की पुस्तक थी। ठीक है ना रखना। अगला गौर करना तो ये मेघदूत किसकी थी तो कालिदास, रघुवंश कालिदास, ये विक्रम वर्षियम कालिदास, नागानंद है ना, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, चारुदत्त की क्या थी तो चारुदत्त महाकवि भास की थी, अरुभंग किसकी थी तो महाकवि भास की। और ये चंद्र व्याकरण चंद्रगोभी की थी। कामसूत कौन लिखा था तो वत्सायन ने। चरक संहिता किसने लिखी तो चरक ने। और ये नए अवतार सिद्धसेन और ये रावण वध वत्स भट्टी की क्या किए किताब थी। मतलब ये इनके शासनकाल लो गुप्त काल बताया नहीं होता है, इनको स्वर्णकाल क्यों कहा था बेटा। देखो सोने चंद सिक्के चलाए के बेटा ध्यान रखना है। सबसे इसमें माइंड पॉइंट को एक ये भी क्या है, एक माइंड पॉइंट ये है इसके जो जिनके यहाँ जो विद्वान रहा करते थे बहुत ज़्यादा अच्छे विद्वान थे। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें को लिख रखी है ना, सब अपने आप में क्या सब थे, माहिर थे। ठीक है ना। और कितने किताबें को लिखा, इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे जानकारी ये मिलती है कि इनका जो काल था क्या था वो स्वर्ण काल था। किसके लिए, ज्ञान के लिए भी और समृद्धि के लिए भी। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ना बेटा, गुप्त काल में क्या क्या देखो हमारा और चीज़ें जो उभर के सामने आई। ठीक है ना, जो इनसे हमको प्राप्त हुई। जैसे तो क्या करना तो गुप्त काल में कला साहित्य का क्या अधिक बल मिला। ठीक है ना, काली से महान कवि हुए। इसी काल में क्या मिला हमको, संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। इसी काल में किसका, अजंता अलोरा गुफाएं में भद्रचित्र से मूर्ति कला से का क्या हुआ, इसमें निर्माण हुआ। विज्ञान गणित के क्षेत्र में विकास काल में हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव पद्धति की खोज की। ध्यान रखना, इसी काल में क्या हुआ था, शून्य की खोज और दशमलव पद्धति की खोज भी। ठीक है ना। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ठीक है ना। गुप्त काल में शासन काल में क्या, प्रणाली के तहत केंद्रीय शासन, लेकिन स्थानीय प्रशासन स्वतंत्रता भी, भूमि कर व्यापार कर व्यवस्था पर भी क्या दिया, अधिक बल दिया जाता था। इसे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। इस कालखंड में हिंदू धर्म की राजकीय संरक्षण के साथ साथ बौद्ध जैन धर्म को भी क्या था, संरक्षण प्राप्त था। मतलब केवल ये हिंदू धर्म के थे ही, पर जितने धर्म के थे उनको भी संरक्षण प्रदान कर रखे थे। ये नहीं कि उनको मार के भगा देते, ऐसा नहीं था। आगे करना तो इस शासन काल में मंदिर के निर्माण करने की क्या हुई, परंपरा। ध्यान रखना, इस काल में सबसे अधिक मंदिर निर्माण करने की परंपरा शुरू हुई। आगे गौर कर लेंगे तो इसमें हल रखने वाले को क्या देना पड़ता था तो कृषक द्वारा कर, हल दंड, मदसार अभिलेख से रेशम बुनकरों की क्या सीढ़ी में द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख इसमें मिलता है। और गौर करेंगे तो सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वालों को क्या था, कार्यस्थ कहा जाता था। ठीक है ना।
जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य ने किया था। किसने किया था? तो याज्ञवल्क्य ने किया था। शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण को दिनार कहा जाता था। मतलब सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाए थे? तो इसी काल में चालू हुए, उसको लोग क्या कहते हैं? तो दिनार कहते थे। आगे चांदी के सिक्कों का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो स्थानीय लेन देन में किया जाता था। मतलब इतना अमीर था कि चांदी सिक्के क्या करते थे? स्थानीय लोग आपस में लेन देन करते थे। ठीक है ना। चांदी के सिक्के पर चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के क्या बाद आरंभ हो गए थे? मतलब कब चलाए गए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय के बाद शकों पर। ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता हिंदू का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है ना। अगला बात करें तो विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं के मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग क्या करते थे? अपने देवताओं क्या चढ़ाते थे? मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, मतलब बलि चढ़ाते थे, मतलब मनुष्यों के बलि देते थे। अगली बात देखें तो प्रथम सती होने के प्रमाण क्या हमारे? प्रथम सती होने के प्रमाण कब? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के रण अभिलेख से मिलता है ना, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने की उल्लेख जानकारी है ना। तो किसके? भानुगुप्त के किसके? केरण अभिलेख में इनके सेनापति थे, इनका नाम क्या था? गोपराज। उनकी पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। मतलब सबसे पहला सती होने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गुप्त काल में मिलता है। सती होने का मतलब होता है अगर पति मर गया है तो उसी साथ क्या उनकी पत्नियां भी जलकर राख हो जाती थी। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट गौर करेंगे तो गुप्त काल में वैसा वृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्या करने वाली? वैसा वृत्ति करने वालों क्या कहते थे लोग? गणिका कहा जाता था। वैसा वृद्ध वैसाओं को कुट्टनी कहा जाता था। क्या वृद्ध वैसाओं को? कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त शासकों का व्यक्ति धर्म क्या था? तो वैष्णव धर्म था। पहले बता दिया है ना मैंने। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया गया था। क्या बनाया गया? इसको बनाया गया था तो राजधर्म बनाया गया। मतलब सभी लोग क्या रहेंगे? भक्त रहेंगे, सभी लोग वैष्णव रहेंगे, ऐसा डिसाइड कर दिया गया। ठीक है ना। गुप्त वंश का उल्लेख राजकीय चिन्ह के रूप में किसका करते थे? तो गरुड़ का था, क्योंकि भगवान विष्णु के वाहन कौन है? तो गरुड़ है। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या था? तो अवतारवाद था। ध्यान रखना। गुप्तकालीन मंदिर का क्या था? सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? देखो तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया था। मतलब सर्वप्रथम शिखर कहाँ बनाया गया था? तो दशावतार मंदिर में बनाया गया। कहाँ है हमारा? तो ये देवगढ़ में है। अगला पॉइंट गौर कर लेंगे थोड़ा सा और ध्यान रखना। तो गुप्तकालीन मंदिर है ना, मारुति मंदिर है ना, नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। वहीं शिव मंदिर का हमारा तो भुमरा को नगोदा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। आइटो द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। एवं लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ये मंदिर तो हम लोग जा सकते हैं ना से। लक्ष्मण मंदिर हो गया है, और को मंदिर हमारा हो गया है दशावतार मंदिर हो गया है ना। सब कहाँ हमारे हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तो हम लोग जा सकते हैं ना। आगे देखो तो रूप भित्ति चित्रकारी है ना। देखो तो फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग भी कहाँ किया? सर्वप्रथम किया गया था तो अजंता एलोरा गुफाओं में किया गया था। इसमें सर्वाधिक क्या? तो नीले रंग का प्रयोग किया गया था। अजंता एवं एलोरा के प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए थे। मतलब किसी कथा से बनाए गए थे? वो लोग जातक कथा से सब बनाए गए थे। आगे ध्यान रखना तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में इनकी संख्या कितने कुमारी है? तो 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। ठीक है ना। जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा 16 मेमड़ानसन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है ना। वहीं गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशिला कहा गया है। क्या कहा गया है? तो चित्रशाला कहा गया है। इसमें बौद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापंडाल घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। मतलब इसमें क्या बनाए गए हैं? बौद्ध धर्म के भी चित्र बनाए गए हैं। ध्यान रखना, इसमें पॉइंट है ये। अगला तो अब ये समाप्त हो गया है ना। तो ये कौन साम्राज्य हमारा था आज? आज हमारा साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य था। हमने गुप्त साम्राज्य के सभी जो मेन राजा थे उनके बारे में बता दिया, कौन कौन शासन किए कल किए उनके बारे में बता दिया है ना, और उनका क्या क्या योगदान रहा उनके बारे में बता दिया। देखो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है, भारत को नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है ना।
और एक पॉइंट है, भारत का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है ना। इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में कितने नवरत्न रहा करते थे, 9 नवरत्न रहा करते थे, है ना। क्लियर है, क्लियर है। अब ये इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, किस गुप्त काल राजा को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो ये बात हमारी हो गई समाप्त। इस चैप्टर हमारा क्या हो गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया था ना। एक अभिलेख में स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है ना। बाकी रियल में किसको दिया गया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारी क्लास आज यहाँ होती है समाप्त।